Shri Piyush Goyal to reply the discussion. Honorable Minister. Thank you very much, Honorable Chairman, sir. I've come to the House after quite a long time, and I must say it's great to be with all the team over here under your leadership, sir. And we miss a lot of the good times that we had, where a lot of knowledge we gained under your guidance. We were able to work together in this team. Even Jairam Ramesh, sometimes I think I miss for all the jostling that we did in the earlier days. Honorable Chairman, sir. जयराम बहुत बार भूल जाते हैं कि इनके नाम में राम है. इनके नाम में भी राम है, सिर्फ थोड़ा कर्तृत्व में कमी रह जाती है. ऑनरेबल चेयरमैन सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए एक विषय रखा था और मैं उनके उस वाक्य को सदन के समक्ष पेश करना चाहूँगा. देश अब कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक है. और वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 10-10.5 वर्षों में जिस प्रकार से देश का नेतृत्व किया है, जिस प्रकार से अपने हर कार्य में पुरानी सोच, पुरानी काम करने का ढंग, पुराने तरीके, अफसरशाहियों, लोगों को काम करने में जो लोगों को सामान्य जीवन में जो दिक्कतें आती थी, उन सब को बदलने का जो प्रयास किया, जिसको एक प्रकार से वो कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये मूल मंत्र को लेकर जो देश बदला है 10 वर्षों में, वो पूरे देश के समक्ष है. इतिहास गवाह है कि आज के युग में अगर हम गत 2 वर्षों के अलग अलग चुनाव देखें, दुनिया भर में जितने लोकतांत्रिक देश हैं उसमें 60-70% लोगों ने, देशों ने इस 2 वर्षों में 23-24 में चुनाव के माध्यम से अपना मत दिया. भारत एकमात्र बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनकर अपना मोहर लगाया कि उनके काम से वो संतुष्ट है, उनके काम को वो आगे भी और 5 साल बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश को आश्वस्त किया ही है. सर, ये चुनावी भाषण है, बिल पर बोलने को बोल रही है. क्योंकि बिल इसी से संबंधित है. आपकी सोच ठीक करने की आवश्यकता है. आपका मंत्रालय सुरक्षित है. प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत में ही कहा था कि तीसरी टर्म में वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, 3 गुना ज्यादा तेजी से काम होगा, 3 गुना ज्यादा काम होगा, 3 गुना ज्यादा परिणाम आएंगे और उस 3 गुना ज्यादा परिणाम से 3 गुना ज्यादा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था को, देश के कामकाज को, देश के लोगों के जीवन में आएगा. प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 75 वर्ष देश की आज़ादी के, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे थे, तब ये एक देश के समक्ष एक सोच रखी थी कि हमने किन मूल्यों के ऊपर देश को बदलना है, देश को आगे चलाना है. अमृत काल जो अगले 25 वर्ष 2022 से 2047 तक, अमृत काल को किस तरीके से हम सब मिलके एकजुट होकर काम करें और देश को एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएं, उसके लिए उन्होंने 5 प्रण दिए थे, 5 मूल्य दिए थे. और उन 5 प्रण को मैं एक बार और आपके माध्यम से सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ. एक उनके मन में था कि भारत एक विकसित देश बने, डेवलप्ड कंट्री बने, जहाँ पे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के पास एक अच्छा जीवन शैली बिताने के लिए सब सुख समृद्धि हो, रोजमर्रा की ज़रूरतों से सब युक्त हो पूरी तरीके से, और एक ऐसा देश जिसमें हर बच्चे को
पर्याप्त अवसर मिले, पर्याप्त आगे बढ़ने का काम करने का यहाँ पे मौजूदा लोगों को सक्षम भी बनाए, उनका कौशल भी बढ़ाए और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर भी प्रदान करें। दूसरा उन्होंने प्रण रखा था और जो इस बिल के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि देश की जो गुलामी की मानसिकता है, इससे हमें देश को मुक्त करना है। और हमें तो हैरानी हुई जब उसके बाद हम सब ने अपने अपने मंत्रालय में ढूंढना शुरू किया तो ध्यान में आया कि सैकड़ों ऐसे कानून इस देश को अभी भी चला रहे थे जो कानून आज़ादी के पहले के थे, ब्रिटिशर के ज़माने के थे। 1947 के पहले के कानून, चाहे वो न्याय संहिता की बात हो, चाहे अलग अलग औद्योगिक कानून हो, लगभग हर क्षेत्र में ऐसे पुराने कानून इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के कामकाज को चला रहे थे। उसी के हिसाब से दंड होता था, सजा होती थी। और मैं समझता हूँ उन्होंने जो सोच रखी थी कि गुलामी की मानसिकता को हम ख़त्म करें और आज की आधुनिक सोच के साथ, आज के परिप्रेक्ष्य में जो ज़रूरतें हैं देश की, उसको पूरा करने के लिए हम सब लगे। उसको ध्यान में रखते हुए लगभग पूरी सरकार में ऐसे पुराने जितने कानून हैं 1947 के पहले, इन सभी को एक बार रिविजिट किया जा रहा है और उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े सुधार किया जा रहा है, जहाँ जहाँ आवश्यक हो चीज़ों को सरल किया जा रहा है, जहाँ जहाँ लगे कि प्रावधान, सज़ा के प्रावधान, जेल के प्रावधान को कम करने की आवश्यकता हो तो उसको कम किया जा रहा है, और अगर किधर लगे कि प्रावधान और सख्त करने की ज़रूरत हो तो उनको सख्त भी किया जा रहा है। तीसरा प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने रखा था वो था अपने विरासत के ऊपर गर्व करना, हैव प्राइड इन आवर रूट्स। देश का जो मूल्य ताकत है, जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, वो हमारी विरासत में है, हमारे ट्रेडिशंस, हमारा हेरिटेज, हमारी जो इतिहास में जो चीज़ें हमने सीखी हैं, संस्कृति से जो हमें ताकत मिलती है, इसको फिर एक बार देश ने अपनाना चाहिए। विकास भी हो, साथ में विरासत भी संरक्षित रहे। ये जो उनकी सोच थी, उसी के तहत आज देश में अपनी विरासत के ऊपर देश गर्व करने लगा है। ढेर सारे ऐसे अन्य मौके आ रहे हैं देश के सामने जिसमें हम विरासत के पीछे फिर एक बार ताकत के साथ लग रहे हैं। हाल में ही मराठी हो, आसामी हो, ऐसी 5 भाषाओं को अभिजात भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना भी एक पहल थी जिसने अपने विरासत को और ताकत देने की कोशिश की गई। ऐसी बहुत सारी विरासतें भारत की अब देश के समक्ष आ रही हैं। अभी हम सरदार पटेल के 150 वर्ष मनाने का इस वर्ष में शुरुआत किया है। अभी 31 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 वर्ष, जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जन्म शताब्दी हम 25 दिसंबर से मनाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा के भी हम जयंती मनाने जा रहे हैं इस वर्ष। ऐसे अन्य तरीकों से भारत की विरासत को और बल देने का काम ये सरकार कर रही है। चौथा प्रण था कि देश की एकता और एकजुटता, मैं आ रहा हूँ बॉस, देश की एकता और एकजुटता को और मजबूत करना। कई मेंबर्स ने फेडरलिज्म की बात की। फेडरलिज्म जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, फेडरलिज्म जब देश और राज्य मिलके काम करें, और वो तो भारत की जनता बार बार ये दे ही रही है मैसेज, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कि हमें दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके काम करें, उसी में देश की प्रगति और आगे बढ़ती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एकता और एकजुटता को देश की कायम रखें और मजबूत बनाएं। और 5वां प्रण बताया था कि हर एक व्यक्ति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करे।
अपनी ड्यूटीज को समझे। हमारे अधिकार तो हम सबके पास हैं ही, और कई बार अधिकार की भी बात हम सदन में भी सुनते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी निभाना लगभग भूल से जाते हैं। पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, अधिकार का भी हमें पूरा हक है, लेकिन जिम्मेदारी का देश को अधिकार है कि देश के समर्पित होकर हम अपने जिम्मेदारी को निभाएं। इस कड़ी में ये बॉयलर बिल 2024 इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये लास्ट जब ये बिल बना था तो 1923 में ये बिल बन के लागू हुआ था। एक बार 2007 में इसमें परिवर्तन हुआ, पर उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है जो मैं आपके समक्ष रखूंगा, बताने कि पहले सरकारों में कैसे काम होता था और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के ढंग में कितना फर्क है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बॉयलर्स बिल एक प्रकार से देश को सेफ बनाता है। ये बॉयलर बिल देश को सुरक्षित बनाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता लगी। और सेफ क्यों? SAFE, सेफ क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के प्रावधान है, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी फॉर द वर्कर्स। ये मैंडेट करता है कि कैसे क्वालिफाइड लोग बॉयलर्स का निरीक्षण करें, उसकी इंस्पेक्शन में अच्छे लोग लगे, कॉम्पिटेंट पीपल हो, और उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कौन क्वालिफाई होगा, इसको निर्धारित करने के प्रावधान इसमें रखे हैं। कुछ माननीय सांसदों ने आलोचना की कि केंद्र सरकार क्यों तय करेगी, राज्यों ने तय करना चाहिए। उसका भी मैं जवाब थोड़ी देर में देता हूं। सेफ में S के बाद A, अकाउंटेबिलिटी। इस बिल में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि कौन अकाउंटेबल होगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ क्लियर और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो रखता ही है, लेकिन ये जनता और उद्योग जगत पर विश्वास भी दर्शाता है। दिस ट्रस्ट के सामान्यतः व्यक्ति गलत नहीं करना चाहता, सामान्यतः व्यक्ति में एक ईमानदारी है, तो ये जन विश्वास का भी एक प्रतीक है। और जो हमारी सरकार की एक विशेषता रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बड़े कदम उठाए, यहाँ तक कि पूरे विश्व में आज भारत की पहचान है कि यहाँ पे काम करना सरल हुआ है, और इसलिए बड़े पैमाने पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, निवेश भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिल रहा है, उसका भी एक प्रकार से इसमें देखने को मिलता है, ट्रस्ट और कंप्लायंस के साथ। प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कानून बनने चाहिए जो हर एक चीज में आपको बांध दे। एक सुझाव आया कि जो क्वालिफिकेशन है इंस्पेक्टर्स की, उसको क्यों नहीं प्रावधान में डालें। मैं समझता हूं कि रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और सदन का ओवरसाइट है रूल्स और रेगुलेशंस में। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी मनमर्जी से रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। कानून एक ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, उसके अंतर्गत रूल्स रेगुलेशंस जब सरकार बनाती है तो सदन के पटल पर हर एक रूल रेगुलेशन को रखती है, और उसके ऊपर जब जब जरूरत पड़ती है तो कई बार तो चर्चा भी हुई है रूल्स रेगुलेशंस पे। तो हमारा ओवरसाइट मैकेनिज्म जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने बनाया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, और मैं वंदन करता हूं उनका, उसमें कितनी गहरी सोच गई है इस संविधान को बनाने में। उस पर हम जरूर इस सदन में अगले सोमवार, इसके अगले सोमवार मंगलवार को चर्चा करेंगे, और बहुत सारे विषय बाहर आएंगे जो मुझे लगता है कई विपक्ष के नेताओं को एम्बैरेस भी करेंगे, और कई झूठे नैरेटिव्स। This is, I'm sure you are withdrawing this part. Certainly, I withdraw that part. Good. But I would only like to say that that debate will be an eye-opener for the entire nation. It will be an eye-opener for the people of India,
just like several comments were made today, which almost promoted a fake narrative. Earlier, we have seen fake narratives being propagated. But fortunately, sir, fake narratives only work once. Then the people become wiser and they choose rightly the next time around. और सेफ का चौथा अंश है You see, fake should never become real. That's a great problem. and Fake should remain fake and exposed as such. absolutely right, And sir. fake is challenged irrespective of any group. It is challenged to all of us. Am I right? Yes. Go ahead. Very There true, is an sir. agreement. In fact, sometimes what we believed would never happen happened in this country like it happened in 1975. We had never imagined things like what happened in 75 can happen. So, sir, in the Indian Honorable Chairman, sir, surprisingly, the boilers regulation also has a connection to the emergency of 1975, which I will just come to in a minute, and how the so-called efficiency of 75 was seen when the Boilers Act was sought to be amended, and how helpless the then government was despite having taken all the powers away from the opposition and having full powers in the government. The fake narrative of today was a reality of 75. Sir, in the efficiency, we are trying to streamline the inspection processes. Certification has been made easier and more democratized all over the country. Operations are made easier so that industry doesn't have to suffer officialdom. And our effort is that industry can work with speed, with precision and high productivity. And therefore, when we looked at the bill in all its dimensions, we thought it was necessary on examination that this pre-constitution act should be revised, should be improvised, its suitability and relevance in the current times should be reflected in the bill, and while we wanted to deal with safety of life and property, we brought a fair balance that life and property is protected, but for minor mistakes or minor misdemeanors, people should not be harassed. Therefore, in the Jan Vishwas bill, which this August House was kind enough to pass last year, we had reduced a lot of the provisions where criminalization of the law was, criminalization of actions was provided in the law, and people were threatened with jail and with severe consequences. And very often that threat was used also for rent seeking in the old days. We wanted to ensure that business persons for serious offences are taken to serious task, for minor offences pay a stiff penalty and are warned not to indulge in such acts. I must mention here, sir, the Boilers Act of 1923 was comprehensively amended in 2007 by the Indian Boilers Amendment Act passed under the UPA regime. It was during that amendment that inspection and certification by independent third-party inspecting authorities was introduced. It was during that amendment that the central government was given a number of powers that are today being questioned in this August House. And a number of other changes were made in that act, which I would like to share a little bit in detail with this House, because it's an interesting story of how government used to work in the past. Sir, how did the Boilers Act come into play? If we go back into history, in 1863, there was a boiler explosion in Kolkata.
that prompted the Bengal Council to enact the first Boiler explosion in Kolkata, Calcutta. in Calcutta. That time, Calcutta. It was Calcutta then. At that time it was Calcutta. I'm respecting the sentiments of my brothers and sisters from Kolkata and using today's Not only their sentiments, sentiments of everyone. and everyone, sir. Like if anybody says Bombay instead of Mumbai, we Mumbaikars feel very hurt. I am not the only former governor, there are others also. Chairman, sir, when the boiler explosion took place, the Bengal Council enacted the first boiler inspection legislation in 1864, 100 years before I was born. Following that act, all the 7 other provinces framed similar legislation. Those acts, those rules and regulations were totally inconsistent with each other. So all 7 provinces in the country had 7 different sets of rules and regulations and laws. Now, many members here are suggesting, why is the central government coming into play? We should leave all of this to the states. Let the states have their own rules, their own regulations, their own qualifications. I'm reading out this history only to share with the members that this problem was faced nearly 160 years ago. 160 years ago, difficulties you want to bring back into India today in 2024. These differences in acts, in rules, regulations gave rise to a lot of difficulties. It hampered the development of industries, and therefore the then central government, the British government, they appointed a committee called the Boiler Law Committee in 1920. The Boiler Laws Committee prepared a draft on the lines of which the All India Act was passed in 1923, the Indian Boilers Act 1923. It may be noted, sir, the original act took only 3 years to pass, and it was in recognition of the fact that you can't have different laws in every province that the central legislation was enacted by the then British government. This act provided for the safety of life, property of persons, and from the danger of explosions of boilers. In pursuance of this act, the Central Boilers Board was formed in 1937. Now the question comes up, why did I refer to the Constitution, sir? I referred to the Constitution because the makers of the Constitution recognized that this act continues to deserve special attention and should be a part of the central legislation rather than moving it to the states. Much as I have no doubt the states are very, very competent, they have very good officers, they have very good capability of designing the law, of preparing rules, regulations, guidelines, qualifications, they all are competent. But can you imagine each state in such a large country having separate laws and having separate guidelines and separate qualifications? So much so that a person from Delhi then could not have possibly practiced as a qualified engineer in Noida or in Gurugram, where he may be staying and working in Delhi. Ironically, today we are suggested by many honorable MPs that we should revert back, and I even heard the word cooperative federalism being raised, that our government talks of cooperative federalism, but we take away the right from the states. None of the rights has been taken away by today's law, sir. Everything that prevailed in 2007 when the UPA brought in the amendment, every right of the state remains as it is. And the UPA was not only the Congress, it included the Trinamool Congress, it included other members who are sitting here, the members of the Trinamool Congress were a part of the UPA at that time, the Communists were a part of the UPA during a good part of that 10-year period.
Now I come to the amendment of 2007, Mr. Chairman, sir. That amendment took 35 years to be brought to fruition. 35 long years. And the House knows that who was in government for most parts of that 35 years. Sir, in 1972, and I'm quoting from the Minister of State, in my ministry, DIPP, it was called at that time, Department for Industrial Promotion, in the Ministry of Commerce and Industry, the MOS's speech in the Rajya Sabha in 2007. I'm quoting from that, sir. He mentioned that in 1972, a high-powered expert committee was constituted, which was a technical committee. The committee, in view of the rapid advances in technology related to the design, manufacture and use of boilers, which are a critical component in every manufacturing activity, recommended suitable amendments to bring the law in line with the requirements of changing times. Very good, noble objective. In 1972, a certain government was in power. It was a very strong government. In 1974, the recommendations of this committee were circulated to all state governments. We all know in 74 which party ran most of the state governments. The Boilers Act, being a concurrent subject as per the Constitution, which is why I referred to the Constitution, it had to have the approval of the state governments. Mr. Chairman, sir, from 74 to 84, in 10 years, the strong government, including during emergency, when there was no opposition, all the opposition leaders were in jail. They had all the writ to do what they liked. They ran the parliament as they liked. They ran the states as they liked. Despite that, and they used to claim that emergency had a lot of efficiency, they were able to run the government better. Opposition was creating hurdles in the running of the then government, which is why emergency was brought in. But still for 10 years, they could not get the states to agree on the changes recommended by their own central government. In 1984, the recommendations had to be again circulated because in the interregnum, there was not sufficient consensus. There were serious objections taken by the state governments with respect to the then proposed amendments. In 84, again, deliberations took place. A lot of material was received by the government. Central Boiler Board and the state governments gave ideas. The Department of Industrial Policy and Promotion again considered what was required to be done. From 84 to 93, 9 years, again consultation, sir. Finally, in November 93, a cabinet note incorporating some of the accepted suggestions was moved. The bill, therefore, to amend the Act was reintroduced in the Rajya Sabha in May 1994. Rajya Sabha referred it to the Parliamentary Standing Committee. Some off-the-cuff comments were also made about referring to Standing Committee. I wish the members had read the existing provisions and what we are proposing. They would have found we have done no major changes. We have brought in the law almost in its current form, but in a smarter version, well defined, well categorized, well converted into chapters. And therefore, it doesn't merit any reference to the Standing Committee. You do that when there is a substantive change in law. Sir, yeah, I'll come to that, sir. In November 93, I said in 94, it was referred to the Parliamentary Standing Committee. On 29 March 1995, the committee submitted its report and further modifications to the Indian Boilers Amendment Bill 94 were suggested, which were accepted by the Cabinet by way of a Cabinet note. But, Chairman, sir, it's to be noted, 94,
the cabinet accepted the changes with the modifications of the Parliamentary Standing Committee. Who was in government in 94? Which party? Despite that, from 94 onwards, they never brought it before the Parliament. After cabinet approval, they just sat on it and it was never brought before the Parliament for approval. It was only in 2000, during the monsoon session of 2000, that the bill was once again introduced in the Rajya Sabha in the monsoon session of 2000. And I think the whole House and the people of India know that in 2000, it was Shri Atal Bihari Vajpayee ji, whose 100th anniversary we are going to celebrate from 25th December. It was the NDA government which was in power. He was the Prime Minister and he introduced it in the Rajya Sabha, sir. Now look at the irony. विडंबना देखिए, ये कानून बना था पूरा कांग्रेस की सरकार के टाइम, जो बदलाव, और इसमें कई बदलाव अच्छे थे। ये बदलाव को खुद तो लाए नहीं पार्लियामेंट में पास करने के लिए। अटल जी की सरकार आई तब अटल जी ने इसको सदन के समक्ष रखा बिल को और दरख्वास्त की कि सभी पार्टी समर्थन दे। और उनके मन में जरूर ऐसा ही रहा होगा कि भाई जब यूपीए के समय कैबिनेट ने अप्रूव किया, कांग्रेस के समय कैबिनेट ने अप्रूव किया, उनकी पूर्ण बहुमत की, या तब भी शायद कोalition ही थी, उनकी सरकार ने अप्रूव किया हुआ बिल मैं ला रहा हूँ सदन में, तो स्वाभाविक है कि सभी समर्थन करेंगे। पर आपको जान के हैरानी होगी कि 2000 में जो बिल कांग्रेस की कोalition की कैबिनेट ने अप्रूव किया था 95 में, उसको यूपीए ने ही अपोज किया और राज्यसभा में पास नहीं होने दिया, उसको डिस्कशन के लिए लाने नहीं दिया। और स्पष्ट रूप से आप विपक्ष में थे भाई साहब, चलिए कांग्रेस ने नहीं आने दिया, कांग्रेस ने नहीं पास करने दिया। हाँ तो आप जवाब दीजिए, जरूर देना जवाब। आप विडंबना देखिए, कांग्रेस ने पास किया हुआ कैबिनेट डिसीजन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सदन में लाते हैं और कांग्रेस उसका विरोध करती है, जिसके कारण ये पास नहीं हो सकता। ये बड़प्पन था और ये खुद के कानून के ऊपर इनकी क्या सोच है इससे दिखती है। हाँ ये अलग बात है अध्यक्ष जी कि वैसे शायद इनको लगा होगा कि तब तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने पास किया था, नरसिम्हा राव जी के साथ क्या व्यवहार हुआ वो भी पूरे देश से देख लिया, तो वो व्यवहार का नुकसान इस बिल को भुगतना पड़ गया, जिसके कारण शायद ये बिल को कांग्रेस ने सदन में पारित नहीं करने दिया और फिर ये बिल डिफर हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर जाके कांग्रेस की गठबंधन की सरकार 2004 में आई, अपने विवेक से 2007 में फिर कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार इस बिल को सदन में पेश किया और जब इस बिल को सदन में पेश किया तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, एनडीए विपक्ष में था और हमने समर्थन देके इसको पास करवाया 2007 में, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है जो अपनी सोच को बदलते हैं, चाहे इस तरफ बैठे या उस तरफ बैठे। और 2007 के बिल को हमने पारित किया। 2007 के बिल उल्टे मेरे पास कुछ भाषण 2007 की डिबेट के भी हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, पर समय के अभाव में मैं उसमें नहीं जाता हूं। पर 2007 के भाषण भी अगर विपक्ष के कुछ सांसद पढ़े तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कैसे समय समय के हिसाब से और हम किधर बैठे हैं उसके हिसाब से
कांग्रेस का मन भी बदलता है, कांग्रेस का काम करने का ढंग भी बदलता है, सोच भी बदलती है और देश के प्रति उनकी क्या सोच है वो 2007 के समय दर्शाई जा सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, 2007 में अच्छे प्रावधान बदले गए थे। ये मेरे को इसमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है, संकोच नहीं है, क्योंकि आज मैंने जो सदन में भाषण सुने मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे का कमाल है, पहले खुद कुछ लाते हैं फिर उसको सदन में लाने की हिम्मत नहीं है। अटल जी लाते हैं तो उसका विरोध करते हैं, विरोध करके खुद आते हैं तो उसको सदन में लाते हैं, हमारे समर्थन से उसको पारित करते हैं और फिर आज हम उनके करे हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर उसको प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। 2007 के कानून में ये लाया गया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे और इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी इंडिपेंडेंट जो इंजीनियर्स हैं, देश के सक्षम हमारे इंजीनियर्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, इनको भी रजिस्टर किया जाएगा कि वो बॉयलर्स को इंस्पेक्ट करके सर्टिफाई कर सके। ये कानून अटल जी लाए थे, आपने पास नहीं किया, आप लाए, हमने पास किया, हम तो वही आगे बढ़ा रहे हैं। आज सवाल उठ रहा है कि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। कोई माननीय सांसद ने प्रश्न उठाया कि ये कानून लाने से आप सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या होगा कामगारों का, क्या होगा जनता का। हमने तो कोई बदला ही नहीं है फौजिया मैडम, हम तो जो कानून 2007 में आपकी पार्टी जिस सरकार की उसमें भी मैं आता हूं, आई कम ऑन सस्टेनेबिलिटी। आप जितना सुन सकते हैं उतना बोलेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि एंडलेस हो गया, बिकॉज आई नो द कैपेसिटी ऑफ माई फ्रेंड। नहीं, ये कहा गया है कि जितने सुनने की आप में ताकत है तब तक जारी रहेंगे, तो आपकी ताकत को मैं जानता हूं, तो ये ओपन एंडेड हो जाएगा। उतना बोलेंगे जितना सुनने का क्षमता है, यही काम है। शायद माफ करिए फौजा जी, मैं देख रहा था बहन नूर ने ये प्रश्न उठाया सेफ्टी का, तो ये प्रावधान 2007 में लाया गया और मैं समझता हूँ ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बहुत अच्छा प्रावधान था, इसीलिए अटल जी भी लाए थे। तभी पारित कर दिया होता तो 7 साल तक लोगों को परेशानी कम झेलनी पड़ती। पर चलो ठीक है, 2007 में आ गया थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। फिर बॉयलर की डेफिनेशन उसी समय पे चेंज कर दी गई थी 2007 में, और बेबी बॉयलर जो छोटे होते हैं उनको इस इंडियन बॉयलर्स एक्ट से निकाल दिया गया। एक्सीडेंट का भी पूरा डेफिनेशन को सुधार किया गया कि छोटे मोटे अगर हादसे होते हैं, कोई छोटा पिन होल में कुछ गलती हो या कुछ, तो उसको नहीं माना जाएगा, वेयर एंड टेयर के रूप में उसको देखा जाएगा। फिर टेक्निकल एडवाइजर का प्रावधान, केंद्र में एक टेक्निकल एडवाइजर हो, ये प्रावधान भी उसी समय लाया गया। आज पूछा जा रहा है राज्य की क्षमता पे केंद्र क्यों अपने आप को घुसा रही है, हम नहीं लाए। 2007 में टेक्निकल एडवाइजर आ गया था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी था, ये सब बॉयलर एक्ट के फंक्शंस को पूरा करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड भी उसी समय बना दिया गया था और उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि हैं, उसमें प्रोफेशनल्स को भी डाला गया है। यहाँ तक कि उस समय तो सिर्फ 15 प्रोफेशनल्स के लिए प्रावधान था, हमने अभी इक्वल कर दिया है कि जितने स्टेट्स के होंगे उतने इक्वल
मेंबर्स एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं। तभी प्रोविजन बन गए थे इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, इरेक्शन और रिपेयर्स के सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ पीरियोडिसिटी ऑफ इंस्पेक्शन को बदला था, सरल किया था। हर 12 महीने के बदले 3 या 4 बार उसको रिन्यू करने का प्रावधान लाया गया। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, जिससे देश में यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन हो। ये हम नहीं लाए सर, 2007 में ही आ चुका था। आज पूछा जा रहा है कि स्टेट्स के ऊपर प्रहार है, स्टेट्स के पावर पे हम अटैक कर रहे हैं, स्टेट्स की क्षमता को डाउट कर रहे हैं। ये तो 2007 में ही हो गया था जब आपकी सरकार थी। साथ ही साथ ये कहा गया कि अपील सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों है, अपील लोकल इंस्पेक्टर को क्यों नहीं है। इसलिए क्योंकि वह इंस्पेक्टर ने अगर कुछ गलत किया है तो इंडस्ट्री वाला उसी के पास अपील के लिए जाए तो उसको थोड़ी न्याय मिलने वाला है। और ये प्रावधान कब आया, हम तो नहीं लाए, ये भी 2007 में आप ही लाए थे कि अपील होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगी, लोकल गवर्नमेंट में अपील नहीं होगी। तो ये भी हमने चूंका तू रखा, हमने कोई बदला नहीं किया। फिर मेरे ऊपर आरोप लगाया गया और हमारी सरकार पे कि हम देखिए कितने बेरहम हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल एडवाइजर ने कोई निर्णय लिया और उससे कोई असंतुष्ट है तो उसको जबरान रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उसको और कोई रिकोर्स नहीं है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लॉ के तहत जाने का रिकोर्स नहीं है। इसके बारे में भी अभी मेरी आलोचना की गई, अपील्स टू चीफ इंस्पेक्टर भी था। और ये भी जो पावर है कि एक बार टेक्निकल एडवाइजर ने अपना निर्णय दे दिया तो उसके बाद आप फिर कानूनी दावपेच नहीं कर सकते, ये फाइनल होगा। ये हम नहीं लाए थे। An order of the central government under section 20 and 20A or of the chief inspector or of a deputy chief inspector or of an inspector shall be final and shall not be called in question in any court. ये अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार आने के पहले का प्रावधान है। ये प्रावधान 1960 में लाया गया। 1960 में तो हमारी कोई सरकार नहीं थी, हमारी तो दूर दूर से कोई सरकार थी, हमारी पार्टी का तो जन्म भी नहीं हुआ। 1960 में ये प्रावधान लाया गया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को उस समय लगा होगा कि केंद्र सरकार क्या डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की भी पावर इतनी होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई आप कोर्ट में न्याय के लिए नहीं जा सकते हो। और अब हमें कहा जा रहा है कि आप राइट टू अपील क्यों हमारे से छीन रहे हो। ऑनरेबल मिनिस्टर, मुझे लगता है कि इस सब से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि शायद या तो किसी ने पढ़ा नहीं आज का बिल, या किसी को लगा कि अब समय बदल गया है, अब मोदी जी की सरकार है तो हर एक चीज़ को कोर्ट में जाना चाहिए, अड़चने डालनी चाहिए जिससे निवेश को तकलीफ हो, देश के औद्योगिक विकास को तकलीफ हो, व्यापारियों को तकलीफ हो। और ये तो रोज देखने को मिलता है कि हर संभव कदम भारत में निवेश को रोकने का, भारत में औद्योगिक प्रगति को रोकने का, करने का एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी और कुछ राजनीतिक दलों का लगातार देखने को मिलता है। कैसे मोदी सरकार को फेल करना, कैसे मोदी जी के काम में अड़चने डालना, कैसे जब वो सरल करते हैं व्यापार करना या उद्योग करना तो उनकी आलोचना करो, कैसे झूठ फैलाओ, कैसे झूठे आरोप लगाओ। स्वयं की सरकारें किसी के साथ रोज साठगांठ करती हैं, लेकिन आरोप लगाओ केंद्र सरकार के ऊपर।
किसी की सरकारें रोज भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं और रोज उनके काले कारनामे बाहर आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को झूठे आरोपों लगाकर कटघरे में खड़े करने की कोशिश करो। तो एक प्रकार से ये एक टारगेटेड एफर्ट है, सिर्फ मोदी सरकार को फेल करने का नहीं अध्यक्ष जी, देश को फेल करने का कोशिश देखने को मिलती है। और मेरा अनुरोध रहेगा जिन जिन माननीय सांसदों ने इस प्रकार के सवाल उठाए कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए। माननीय नीरज तांगी जी ने कहा कि एमएसएमईज का क्या, ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। एमएसएमईज के लिए ये प्रावधान लाया जा रहा है। बड़े लोग तो कानून के दायरे में उनके पास बड़ी व्यवस्थाएं होती है, अच्छी तरीके से रह सकते हैं। छोटी मोटी गलतियां छोटे व्यापार, छोटा उद्योग के लोगों से हो जाती है और फिर उनको अफसरशाही तंग करती है। इसीलिए छोटे मोटे गलती के लिए तंग ना करें, जेल का डर ना दिखाएं, अफसरशाही हावी ना हो, उसके लिए ये डिक्रिमिनलाइजेशन करना आवश्यक लगता है। दूसरा, हमने कोई जल्दबाजी में नहीं लाए। पुराना कॉलोनियल कानून था, बड़ा हैपहैज़र्ड हो गया था, इतना पुराना था, कई बार संशोधन में अलग अलग प्रावधान इधर उधर के थे, तो इसको एक सिस्टमैटिक रूप दिया है, चैप्टर वाइज इसको डिवाइड किया है और एक एक चैप्टर के अंतर्गत उसके जो प्रावधान है सिस्टमैटिक होने के कारण लोगों को समझना भी आसान होगा। दूसरा, आपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय देशों की भी बात कही कि उधर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में ये कानून आता है। मुझे लगता है अलग अलग देश अलग अलग प्रकार से अपने कानून चलाते हैं, हर देश, और ये तो कानून हम तो लाए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया इसका प्रावधान और पहले से चला रहे। तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन तो आपने अपनी पार्टी के राज के समय करना चाहिए था, और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं से आप ये प्रश्न उठा रहे हो, उनके ऊपर संदेह कर रहे हो अगर आप ये प्रश्न उठा रहे हो। आपने डिसेंट्रलाइजिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बात कही, वह स्टेट नोटिफाइज द रेगुलेशंस। स्टेट को आज भी पूरी स्वायत्तता है, लेकिन रेगुलेशंस हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। तो सिंक्रोनाइज करने का काम ये बॉयलर्स एक्ट करता है। आपने भी कहा पेनल्टी कम है, पेनल्टी इसलिए कम रखी गई है कि छोटे लोगों के ऊपर धमकी देके कि तुम्हारे को बड़ी पेनल्टी लग जाएगी, 10 लाख 20 लाख की पेनल्टी लगा देंगे, ये डर के कारण कहीं उनसे गलत व्यवहार ना हो। कम पेनल्टी है, गलती करेंगे तो लोग पेनल्टी देके सुधर जाएंगे, कि मोदी जी का विश्वास है कि लोगों जो व्यापार है करते हैं, उद्योग चलाते हैं, वो मूलतः ईमानदार होता है और हम उनकी ईमानदारी की कदर करते हैं, उनकी ईमानदारी पर हमें पूरा विश्वास है। मैंने कोर्ट्स के अपील का तो जवाब दे दिया कि 3-4 सांसदों ने पूछा था। इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमाइसेस और सेल्फ सर्टिफिकेशन ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इंस्पेक्टर्स अब इतने देश में अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स, एक थोड़ा नियंत्रण रहे और एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट करता है तो कभी कभी कोई चीज़ें सेल्फ इंस्पेक्शन में रह जाती हैं, तो अच्छा रहेगा कि एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट करे। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है। सर माफ़ करिए, थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ। मैं भी फैक्ट्री चलाता था इन द 90s में, किसकी सरकार थी वो भी सबको पता है। मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी जिक्र किया है, मेरी फैक्ट्री में भी बॉयलर था और उसमें वेल नोन फूड शॉप के इंस्पेक्शन के लिए उस समय हमें केंद्र सरकार के पास ही आना पड़ता था। तब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कोई नहीं थे, धक्के खाते रहे, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी कि इंस्पेक्टर आके देखे। लीडर ऑफ दी माननीय मंत्री जी, उस समय मैं केंद्र में मंत्री था, आप आते मेरे पास। पर 513 है। पर अध्यक्ष जी, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, अध्यक्ष जी मैं बता रहा हूँ कि आप
आपको तो समझ में आ गया कि कितनी बड़ी भूल हो रही थी, तो आपने तो अपनी सुधार कर ली गलती, हम बाकी कानूनों में सुधार कर रहे हैं। किसी ने कहा टाइम लिमिट्स क्यों नहीं है? टाइम लिमिट का इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि अब इतने ज़्यादा थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स अवेलेबल हैं कि अपने आप ही वो टाइम लिमिट प्रोवाइड हो जाते हैं। मुझे जो तकलीफ झेलनी पड़ी थी 90s में कि एक ही टेक्निकल एडवाइजर, और वेरी फनी पार्ट ऑफ इट इज उसका नाम भी गोयल ही था, जो तभी टेक्निकल एडवाइजर चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर था। मुझे मुंबई से आना पड़ा, तरले करने पड़े, और नहीं बताऊंगा क्या करना But पड़ा। it must be a coincidence. There is nothing funny about it. It's Coincidentally, he was also Goel. और फिर बड़ी मुश्किल से वो मुंबई गए और मेरी फैक्ट्री में इंस्पेक्ट करके वेल नोन फूड शॉप लगाया। मैं बता रहा हूँ कि इस सब परेशानियों से मुक्त करने का काम ये कानून के बदलाव से किया गया। मुझे लगता है सबने स्वागत करना था। मुझे तो हैरानी हो रही है जिस प्रकार के सवाल उठाए गए। सुनिए सवाल। और तो मुझे लगता है और तो इसके अलावा कोई इनमें बात में कुछ दम नहीं था। लॉ का प्रश्न भी हो गया। तमिलनाडु के एक मान्य सांसद ने, सेलूर साहब ने कहा कि तमिलनाडु हैज रूल्स फॉर बॉयलर सेफ्टी एंड अ रोबस्ट फ्रेमवर्क। वी वेलकम दैट as long as they are within the guidelines framed nationally. We welcome each state to liberalize their rules. In fact, some states have even said, have done away with this requirement. They have the confidence कि जो फैक्ट्री लगा रहे हैं वो उसको अच्छी तरीके से चलाएगा। तो आप स्टेट्स को अपने अपने स्टेट्स को कह भी सकते हैं, वो विजिट करके इसको और लिबरलाइज करें, हम उसको वेलकम करते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, यही मोटे मोटे विषय जो उठे थे, मुझे लगा इतिहास के पन्ने Thank you. गवाए कि ये सब विषयों में कोई दम नहीं है, और जब देखें तो सीधा उंगली आपके पास ही पॉइंट करती है। इसलिए अच्छा रहेगा कि हम सर्वसम्मति से इसको पारित करें। Excellent. और जो question is- देश के व्यापारी और उद्योग जगत के लोग हैं उनको एक अच्छा संदेशा दें।